हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट लेक्चर 2। कल हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है तीन पार्ट्स में, जो एक्टिविटीज हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और एक हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखा था, आपको मैंने बताया था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, कैश इन हैंड, बैंक, राइट, और क्या था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड चेक्स और ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब चीजें आपकी जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, राइट। इतनी बात हमें समझ आ गई थी। मैंने कल ब्रॉडली आपको करवाया था और आपने फर्स्ट क्वेश्चन आई होप ट्राई भी किया होगा, और हो सकता है कुछ आपके डाउट्स भी क्रिएट हुए हैं उसमें कि आपको सोचने में दिक्कत आ रही हो कि ये क्या है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स में टेकअप कर रही हूँ आज फिर दोबारा। तो अगर आपके कल के लेक्चर में जो है घर पे होमवर्क करने पे डाउट आए हैं तो एक बार आप आज का लेक्चर और अटेंड कर लो, उसके बाद शायद आपके डाउट थोड़े कम आए, ठीक है। जीरो तो मैं नहीं कहूंगी कि 0% हो जाएंगे डाउट्स, बट यस, ठीक है, थोड़े कम रिड्यूस हो जाएंगे आपके डाउट्स। देखिए, एक जरूरी बात मैंने कल आपको बता दी थी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एक नो फ्लो एक्टिविटी है। ये एक नो फ्लो एक्टिविटी है क्योंकि कैश और बैंक दोनों ही जो है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी, तो फिर से नो फ्लो है। आपने सेल की मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिर से नो फ्लो है। और आपने करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा, परचेज या सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये भी आपका क्या हुआ, नो फ्लो ही है, ठीक है। यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपस में चेंज करे पोजीशन तो इसको हम नो फ्लो ही कहेंगे, ठीक है, राइट। ये बात क्लियर हो? सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आप, अभी आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। ये जो सेकंड पॉइंट है वो अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है इसका, इसीलिए आप नोट करेंगे, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट जो है आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए, ये जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट, देखिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लेवल पे दिखाई देता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तीन तरीके की होती है, ये आप नोट करेंगे बच्चों, क्योंकि कैश फ्लो में इसका अलग ट्रीटमेंट है, रेशियो चैप्टर में हम करेंगे तो इसका अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तीन तरीके का होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने अभी तक दो ही तरीके का इन्वेस्टमेंट पढ़ा है। सबसे पहले होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वी हैव करंट इन्वेस्टमेंट्स, एंड थर्ड वी हैव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। हमारे पास तीन तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये दो टाइप बताए थे। जब हमने पहला चैप्टर किया था तो हमने कहा था करंट और नॉन करंट दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है।
करंट मतलब जो साल भर के अंदर अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हो। नॉन करंट मतलब आप उसको कई लंबे टाइम तक आप उसको रखने का विचार कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ही। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपकी इंटेंशन है होल्ड करने की मोर देन अ ईयर, आप समझ रहे हो, इट्स जस्ट योर इंटेंशन, नॉट दी कोई स्टैंप नहीं लगी होती है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब एक्सेप्शन आते हैं, जैसे एफडी है, एफडी यूजुअली हम 2 साल की करवा रहे हैं, तो 2 साल की एफडी है तो नॉन करंट ही होती है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको बहुत लंबे टाइम तक ही रखें, इट्स अप टू यू। आज उसकी वैल्यू बढ़ गई तो आप आज बहुत ज्यादा उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। यानी योर इंटेंशन इज टू होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, होल्ड दोज इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर। आप उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिससे आप विद इन 12 मंथ्स आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे उसका पैसा, ठीक है। यानी आप विद इन 12 मंथ्स उसको सेल आउट कर देंगे विद इन 12 मंथ्स होता है। तो यूजुअली इसका टाइम पीरियड होता है 3 to 12 मंथ्स। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो तो बहुत ही ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट एक तरह से, तो इसे हम 0 to 3 मंथ्स में खरीद के बेच भी देते हैं। एम लिखे मैंने, मंथ्स, ठीक है, 0 to 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारी 3 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो है हम इसको बेच देते हैं। ये मोर देन 1 ईयर होता है और ये लेस देन 1 ईयर है जो कि 3 to 12 मंथ्स है, और जो 0 to 3 मंथ्स है उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, ठीक है। मेक सेंस बच्चों? अब जरूरी चीज, ये आपने नोट कर लिया अपनी बुक्स में, वापस या बुक्स जहां पे भी आप नोट कर रहे हैं, आप देखिए हम इन दोनों को कैश फ्लो चैप्टर के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करते हैं। ये स्पेशल एक सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन आई हुई है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में 12 महीने से कम जो है इन्वेस्टमेंट आप जिसको बेचने का विचार कर रहे हो, उससे आप करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं आपको छोटा सा एक इसके एग्जांपल्स करा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल, परचेज्ड करंट इन्वेस्टमेंट। बताइए कौन सी एक्टिविटी है ये? आपने करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी, बताइए कौन सी एक्टिविटी है? तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खरीदना या बेचना, इट मींस इट्स अ नो फ्लो, कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि दिस इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश से करंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना, करंट इन्वेस्टमेंट से कैश में कन्वर्ट होना, कितनी एक ही बात है वो तो, ठीक है, उसको हम फ्लो में कंसिडर नहीं करते। नंबर 2, परचेज्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपको हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी, सो व्हाट इज इट? इट्स आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग। आपने इन्वेस्टिंग खरीदा और ये एक आउटफ्लो है, मतलब पैसा चला गया, आपने खरीदी इन्वेस्टमेंट तो पैसा बाहर चला गया, ठीक है, समझ गए? आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग है, राइट। शॉर्ट टर्म खरीदा या बेचा, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग ही, ये भी आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होती है, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? सेकंड, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये बात कि करंट और 1 साल से कम कम वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो सब आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। मैम क्वेश्चन में गिवन होगा? हाँ बच्चों गिवन होगा, गिवन नहीं हो तो नॉन करंट एज्यूम कर लो, एज्यूम दिस इफ नथिंग इज गिवन, एज्यूम दिस इफ नथिंग इज गिवन, अदरवाइज आप ये गिवन होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है।
समझ आ गई बात बच्चों? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े अब। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? आई होप। मैं आपको एम्पल टाइम दे रही हूँ नोट करने का, अगर आप अभी भी नहीं करेंगे तो फिर वो होगा ही नहीं नोट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, थर्ड पॉइंट। ठीक है, आज के लेक्चर का थर्ड पॉइंट है ये। आई होप आपने पहला इलस्ट्रेशन किया है। अगर इलस्ट्रेशन पहला किया है तभी ये चीजें थोड़ी आगे लेवल की समझ आएंगी। ठीक है, आपने घर पे पढ़ाई नहीं की तो फिर वो लेक्चर अटेंड करना बेकार है। यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट योर होमवर्क। डेली बेसिस पे अपना होमवर्क आप रेगुलर करेंगे, रेगुलर। आप एक दिन भी अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो चैप्टर खराब है आपका। अटेंड नहीं किया फिर तो फ्लैट, इससे अच्छा छोड़ ही दो। लेकिन अगर आपने होमवर्क भी नहीं किया तो भी आपका ये चैप्टर खराब है। ठीक है, चलिए देखिए। इशू ऑफ शेयर, बताइए क्या है ये, कौन सी एक्टिविटी है? इनफ्लो या आउटफ्लो? मैम शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो। इनफ्लो अंडर विच एक्टिविटी? इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। ठीक है, इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। आपने कैश में मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीदा, कौन सी एक्टिविटी? इनफ्लो या आउटफ्लो? अंडर विच एक्टिविटी? मैम मार्केटेबल सिक्योरिटीज का तो पॉइंट आपने अभी अभी कराया, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है। मार्केटेबल का मतलब जो इजीली मार्केटेबल है, मार्केट में जाओ और बेच के वापस आ जाओ, चाहे आप जिस दिन मार्केट जाएंगे बेच के आ सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, यानी इजीली मार्केट में ट्रेडेबल है वो सिक्योरिटीज। तो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, तो आपने कैश में कन्वर्ट कर ली सिक्योरिटीज को, तो इसके लिए आप कहेंगे नो इफेक्ट, यानी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो हम कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पैसे का आना जाना नहीं दिखाते। ठीक है मैम, ये थर्ड पॉइंट है बच्चों, ये थर्ड नहीं है, बस मैं थोड़ा आपको तैयार कर रही थी थर्ड पॉइंट के लिए। शुरू करें थर्ड पॉइंट। अब स्टार्ट हो रहा है थर्ड पॉइंट आपका, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। आपने फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू किए। अब ये बताइए कौन सी एक्टिविटी है, इनफ्लो या आउटफ्लो? मैम ये बोनस शेयर क्या होता है और ये फुल्ली पेड बोनस शेयर का क्या मतलब होता है? दो हम ये टर्म मतलब चैप्टर नंबर इशू ऑफ शेयर में सीख चुके हैं, बट स्टिल फिर मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर का मतलब है, बोनस शेयर का मतलब है फ्री में शेयर इशू करना, फ्री शेयर इशू। मतलब आपके पास इतना सारा प्रॉफिट आ गया कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करती है, फ्री फंड में शेयर इशू कर देती है शेयर होल्डर को। जैसे एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर थे, तो उसे कहती है भैया हम आपको 10:1 के रेशियो में शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब हर 10 शेयर के बदले एक शेयर फ्री में दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, बहुत बार देती है कंपनी बोनस शेयर देती है, आपको पैसा नहीं पूसा नहीं कुछ नहीं देना, मतलब फ्री। आप घर बैठे हो, आपके घर एक लेटर आएगा और आपको कहेंगे कि जी आपको हमने अपने शेयर फ्री में दिए, तो वो आपको 10 शेयर, 10 के बदले अगर एक दे दिया तो 100 के बदले 10 शेयर्स आपको फ्री में आपको ऑलरेडी और मिल जाएंगे, यानी आपके पास 110 शेयर्स हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं बोनस शेयर। आपको बोनस की फॉर्म में शेयर्स मिले हैं। ठीक है, आपने कोई पैसा नहीं दिया, इसका फ्री के शेयर होते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में बांटने की बजाय बोनस शेयर इशू कर देती है,
क्योंकि डिविडेंड बांटेगी तो कैश कम हो जाएगा उसका, कंपनी का लिक्विड कैश देना पड़ेगा ना, बैंक अकाउंट में आपके डिविडेंड का पैसा उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। लेकिन वो बोनस शेयर इशू कर देती है, इससे क्या होता है कि सिर्फ उनकी क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स बढ़ जाती है बस, राइट। तो बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर इशू करना, यानी हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं कि हमारे जो रिजर्व्स पड़े हैं उस रिजर्व से पैसा यूज करके टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये पैसा कौन से रिजर्व से यूज कर रहे हैं, P&L से उठा रहे हैं कि कैसे, मैं भी इसके बारे में नहीं डिस्कशन में जा रही हूँ। मतलब रिजर्व या P&L जो भी यूज कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल, ठीक है, जितने भी शेयर इशू किए हमने, तो यानी पैसा ना आता है ना जाता है, तो फुल्ली हो गए, नो इफेक्ट। ठीक है, अब ये पॉइंट समझाना चाह रही थी मैं कि बोनस शेयर को इशू करने का नो इफेक्ट है। फुल्ली पेड मतलब 10 वाला 10 में, आपने उससे कुछ भी नहीं लिया, सारा का सारा फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? बोनस शेयर का मतलब फ्री में शेयर इशू करना, फ्री फंड के शेयर इशू करना। बहुत सारी कंपनीज बोनस शेयर इशू करती हैं कि फ्री फंड के शेयर इशू कर देती हैं आपको, आपको कोई पैसा नहीं देना, घर बैठे लेटर आ जाता है। और वो कंपनीज तब करती है जब कंपनीज बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही होती हैं, बहुत प्रॉफिट्स में है, तो क्या करती है, प्रॉफिट्स को या तो डिविडेंड बांटेंगी, बहुत सारा डिविडेंड बांटना नहीं चाहती क्योंकि पैसे लगेंगे, मतलब पैसे लगेंगे मतलब लिक्विड कैश कम हो जाएगा, तो बोनस शेयर इशू कर देती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है सिमिलर सा, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। अभी फिर से 6 चैप्टर मतलब इशू ऑफ शेयर में आप पढ़ चुके होंगे, बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बाय बैक, खरीदना दोबारा, इक्विटी शेयर को खरीद लेना मार्केट से। ठीक है, तो जब कंपनीज के पास बहुत सारे शेयर हो जाते हैं, बहुत सारे शेयर हो गए, कंपनी कहती है इतने सारे शेयर होल्डर के कि हम परेशान हो गए इतने शेयर होल्डर को मैनेज करके, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे उतना ही ज्यादा डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करती है कंपनी, अपने इक्विटी शेयर बाय बैक कर लेती है। ठीक है, यानी ओपन मार्केट से अपने शेयर वापस खरीद लेती है, लोगों से अपने ही शेयर वापस खरीद के उसको कैंसिल कर देती है, तो इसको हम कहते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, इसके लिए बड़े सारे लंबा चौड़ा स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, आप जब बाय बैक कर लोगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर सारी सिक्योरिटीज को आग लगानी जरूरी है ताकि वो खत्म हो जाए। ठीक है, सिक्योरिटीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। बाय बैक करने के लिए बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, राइट। आपको बड़ी सारी रेशियोज मेंटेन करनी पड़ती है अपनी कॉपीज में। चलो एनीवेज वो सब हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, हमें तो बस ये बताना है कि बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर इनफ्लो है या आउटफ्लो है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अगर आप अपने ही शेयर मार्केट से दोबारा खरीदेंगे तो पैसे आएंगे या पैसा जाएगा, शेयर वापस खरीदोगे तो पैसा तो जाएगा ना, दिस इज एन आउटफ्लो। आउटफ्लो अंडर विच एक्टिविटी, आउटफ्लो अंडर विच एक्टिविटी, अंडर फाइनेंसिंग। ठीक है, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपने अपने शेयर वापस खरीदे, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, आप अपने ही शेयर मार्केट से दोबारा खरीद रहे हो, एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल टू बैंक। आपने अपना ही शेयर खरीद लिया और पैसे दे दिए। ठीक है, राइट। समझ आ गई बात बच्चों, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। चलिए अब हम कुछ थोड़ी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, redemption of debenture
by converting into equity share. इसका मतलब क्या हुआ, आपने डिबेंचर रिडीम किए हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर। तो आपका ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिलेबस में नहीं है। पहले हुआ करता 2 साल पहले, हम इस पे बहुत डिटेल काम किया करते, डिटेल एंट्रीज करवाया करती मैं बैच में, लेकिन अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब सिर्फ ये इसको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। इस बार तो फिलहाल वैसे आपके रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ही नहीं है, 2 ही मेथड आपके सिलेबस में थे, दोनों ही मेथड आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं, ठीक है। तो बस एक सिंपल सी बेसिक रिडम्पशन एंट्रीज आपको करनी है, राइट। तो अब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं, तो मतलब आपने डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर दिया, ठीक है। तो यानी डिबेंचर टू डेब होल्डर और डेब होल्डर टू बैंक, आप उन्हें पैसा दे रहे हो, उनके डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, लेकिन अब आप रिडीम कैसे कर रहे हो, उनको इक्विटी देके, पैसा नहीं दे रहे अब आप उन्हें पैसा देने की बजाय इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो शेयर कैपिटल, समझ रहे। आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो आप उन्हें पैसा नहीं दे रहे, अब आप उन्हें शेयर्स इशू कर रहे हो। एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर होल्डर टू शेयर कैपिटल, राइट। अब मुझे सोच के बताओ, इसमें इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो, पैसा आया या पैसा गया। मैम ना तो बैंक डेबिट हो रहा ना क्रेडिट हो रहा है, तो ना पैसा आया ना पैसा गया, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, दिस इज नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है, मेक सेंस। डिविडेंड के सारे पॉइंट्स आप छोड़ देंगे बच्चों, में डिविडेंड्स को लेके बिल्कुल करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो आई होप अब आपका मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये इलस्ट्रेशंस भी कवर अप किए हैं धीरे धीरे। अच्छा, एक जरूरी चीज और, अब ये आप नोट्स में ऐड करेंगे अपने, ये पॉइंट नोट्स में ऐड करेंगे बच्चों आप अपने। टैक्स आपके पास टैक्स 3 तरीके का आएगा आपके पास, आप नोटिस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके के टैक्स आपके पास आएंगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसे हम सीडीटी या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। 3 तरीके के टैक्स आपके पास आते हैं, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स का मतलब है कमाई हुई इनकम पे टैक्स देना, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इट्स एन आउटफ्लो, आउटफ्लो ही होगा ना, ये तो टैक्स पे किया है तो टैक्स पेड आउटफ्लो है, और टैक्स का रिफंड मिले तो इनफ्लो, ठीक है। रिफंड भी ऑपरेटिंग में ही आएगा। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स जो होती है हमारी, उस पे जो टैक्स बनता है,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट पे टैक्स पेड, ठीक है। सो टैक्स पेड ऑन जो ह्यूज प्रॉफिट हमने कमाया। सपोज मेरा एक गांव में बहुत बड़ी जमीन थी, मैंने वो बेच दी, करोड़ों रुपए की जमीन थी, खरीदी थी 10 लाख की और बिकी करोड़ की है, ठीक है। तो 90 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 90 लाख का 10%, मतलब इसका रेट 10% तो वेरी करता है। तो सपोज मैंने 10% टैक्स पे किया, तो 90 लाख का 10% 9 लाख रुपए मैंने टैक्स पे किया। तो वो 9 लाख रुपए का टैक्स हम कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हमने कमाया उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल गेन हुआ ये हमारा, वी कॉल इट कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन पे जो टैक्स पे करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। सो इट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप चाहे कैपिटल गेन, देखिए जमीन का बेचना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। उस जमीन के बेचने की वजह से जो टैक्स आया वो भी इन्वेस्टिंग ही है, आप समझ गए। यानी जो आपकी नॉन करंट एसेट है उससे रिलेटेड, चाहे खरीदना हो, बेचना हो, उसका कोई कमीशन हो, उसका प्रॉफिट हो, उसका लॉस हो, उसका टैक्स हो, उसके खर्चे हो, मतलब उससे रिलेटेड कोई आइटम हो, वो सब इन्वेस्टिंग में ही जाएगा, ठीक है। उसका किराया मिले तो इन्वेस्टिंग, उस पर खर्चा करो तो इन्वेस्टिंग, समझ गए। तो वो सब चीजें आपकी इन्वेस्टिंग में ही आती है ना। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होता है, ये आप इको में, नेशनल इनकम में सीख के आते हो वैसे थोड़ा बहुत। नेशनल इनकम में है ना कि आप जो डिविडेंड दूसरों को पे करते हो, जो डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, उस डिविडेंड पे शेयर होल्डर टैक्स पे नहीं करते, हम उनका टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देते हैं। मैं समझ नहीं आया, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, टैक्स ऑन डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, उसको हम कहते हैं सीडीटी। चलो समझाती हूँ, इस पॉइंट को समझाती हूँ, ठीक है। सपोज ये कंपनी है और ये बड़े सारे शेयर होल्डर है। कंपनी इसे 1000 रुपए डिविडेंड के नाम का दे रही है, इसे 10,000 रुपए डिविडेंड का दे रही है, सबको अपना अपना डिविडेंड का पैसा दे रही है कंपनी, ठीक है। तो अगर इन सबको डिविडेंड का पैसा मिलेगा तो इन सब के लिए वो डिविडेंड नाम की इनकम हो गई। अब गवर्नमेंट कहती है हाँ जी, ए मुझे पैसा दो, 1000 रुपए पे 100 रुपए दो, इसको कहते 10,000 पे 1000 दो। तो सबको जो जो पैसा मिला उस पर 10-10% टैक्स मांग रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है अब आपने तो लाख लोगों को डिविडेंड दिया, तो लाख लोगों से मुझे टैक्स का पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इससे अच्छा क्या है, आप इन्हें 1000 रुपए की इनकम है, इसका 100 रुपए का टैक्स काट के इसे 900 रुपए ही दे देना, और ये 100 रुपए मुझे डिपॉजिट करा देना। कौन कराएगा, कंपनी। कंपनी करा देती है, क्योंकि कंपनी तो एक है, गवर्नमेंट को पकड़ना आसान है। मतलब गवर्नमेंट कह सकती है इस कंपनी को कि आप जितने भी पैसों पे टैक्स जो है डिविडेंड दे रहे हो, उसका टैक्स का पैसा मुझे डिपॉजिट करा देना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जहां कमाओ वहीं टैक्स काट के बाकी बचा हुआ पैसा दे दो। जैसे कि अब आप मुझे ट्यूशन इनकम देते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि मेरी ट्यूशन इनकम सपोज 10,000 है, तो उसका 1000 रुपए का टैक्स का पैसा काट के आप 9,000 रुपए मुझे ट्रांसफर कर रहे हो, और 1000 रुपए मेरे नाम से सरकार के खाते में गवर्नमेंट को आप टैक्स के नाम का डिपॉजिट करवा रहे हो, ठीक है। उसे कहते हैं हम टीडीएस। तो लेकिन अगर ये डिविडेंड के केस में होता तो हम उसको कहते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम जो टैक्स लगा वो, ठीक है, आप समझ गए। तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड बांटती है, तो उस डिविडेंड के ऊपर उनका टैक्स का पैसा डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मेक सेंस बच्चों। और ये कौन सी एक्टिविटी होती है, डिविडेंड बांटना कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो ये भी आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगी,
ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज अ फाइनेंसिंग और कैपिटल गेन इज एन इन्वेस्टिंग। ठीक है, तीनों समझ आ गए आपको ये? तो आपको बहुत बार 3 अलग अलग तरह के टैक्स मिलेंगे, तो जिस चीज का टैक्स है उस चीज के एक्टिविटी में ही चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये सारी इलस्ट्रेशंस मैंने करवा दी हैं। आप लोग डेडिकेटेडली ये सारी इलस्ट्रेशंस आप अपनी कॉपी में करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। आप चाहे इसको सिर्फ आपको लिखना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग यही है, लेकिन आप करेंगे जरूरी नहीं। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, क्लियर हो गया? आज मैं आपको एक और चीज करवा रही हूँ, क्या मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट और करवा रही हूँ। ठीक है, स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप में। ठीक है, हो सकता है आपके पास अगर आपके 10 एक्टिविटी नहीं समझ आए तो 10 के 10 डाउट लो, 12 नहीं समझ आए तो 12 के 12 लो, 15 नहीं समझ आए तो 15 की 15 एक्टिविटीज डाउट में लिखो और सेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप करेंगे जरूर। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी तो सारी एक्टिविटीज ही डाउट में है, आप लिखो और वही डाउट में आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जितनी डाउट में है उतना आप जरूर लेंगे, लेकिन आपको सोचना जरूर है। ऐसे नहीं कि आपको लगा कि नहीं ये मुझसे हो नहीं रहा तो क्वेश्चन फोर्थ डाउट, क्वेश्चन फोर्थ कभी डाउट नहीं हो सकता, पूरा क्वेश्चन कभी डाउट में नहीं हो सकता। उसके कुछ 2-3 ही पॉइंट होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं, तो जो मुश्किल आपको लगे आप उसका डाउट लो। हालांकि बुक में सोल्यूशंस में बिल्कुल मेंशन है। ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत लगे तो पहले इलस्ट्रेशंस करेंगे फिर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे आप। ठीक है, अब आप सब बच्चे अपनी बुक्स का पेज नंबर, बुक्स देख लो, अपनी बुक्स का पेज नंबर 6.8 देखेंगे। 6.8 पेज नंबर, ये इस तरह से कैश फ्लो दिखाई दे रहा होगा आपको बना हुआ, ये देखेंगे अब आप। ठीक है, ये दिख रहा है कैश फ्लो आपको, ये वाला ऑपरेटिंग। तो पुरानी बुक्स में पेज नंबर मेरे हिसाब से यही रहना चाहिए, बट फिर भी एक पेज आगे एक पेज पीछे करके देख लो। इलस्ट्रेशन 1 से जस्ट पहले ये फॉर्मेट पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, मैं सिर्फ आपको देखिए फॉर्मेट कैसे डिवाइड किया हुआ है। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो 3 पार्ट बने हुए हैं, ए बी सी, है ना? लेकिन अभी हम सिर्फ ए पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। ए पार्ट ही सबसे मुश्किल होता है, बी और सी इजी है। ठीक है, सिर्फ ए पार्ट ही मुश्किल है, ये सीख गए तो सब कुछ आ गया बस। मिल गया पेज नंबर बच्चों? चलो, देखिए शुरू के 2 लेक्चर मुश्किल रहेंगे आपके, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप में भरोसा रखना है कि बिल्कुल होगा। ठीक है, और मुझे भी पूरी उम्मीद है आप अच्छे से सीख जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट बच्चों। अगर आपने माइंड में ये सोच लिया कि मुझे नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा। आपने सोचा नहीं मुझे सीखना है, तो आप सीख जाएंगे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके ग्रेजुएशन में फिर आएगा। सीए में तो बहुत हाई लेवल कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने तो शायद दोनों लेवल्स पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, आईपीसीसी लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, दोनों लेवल्स पे जहां तक याद आ रहा है मुझे, बिकॉज मुझे किए बहुत टाइम हो गया। ठीक है, देखिए हेलो, सॉरी वो एक्चुअली कैमरा हिल गया। ठीक है, ऑल इज सेट, वीडियो ऑडियो क्लियर है? ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखूंगी आज का लेक्चर। ठीक है,
आज आपके सिर्फ छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़वाए हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के 3 टाइप बताया मैंने आपको, एंड मैंने आपको एक बायबैक और फुली पेड बोनस शेयर्स कराया है, एंड व्हाट एल्स वी डिड, टैक्स के बारे में बताया, टैक्स 3 तरीके का होता है, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, बस ज्यादा नहीं किया हमने, ठीक है। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहला आपके पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको समझते हैं, देखिए देखिए पहला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप एक बार बिल्कुल अच्छे से समझ गए ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए इतना इजी तो नहीं आ सकता ना, +2 लेवल पे प्लस माइनस तो नहीं आएंगे ना आपके पास, या फिर जर्नल एंट्री तो 11th में सीख चुके, दोबारा जर्नल एंट्री कैश बुक तो नहीं आएगी ना, तो लेवल वुड बी लिटिल बिट हाई। तो वो लेवल आप मेंटेन करेंगे अपना, तभी तो आप एक स्टैंडर्ड अचीव कर पाएंगे ना, 12 स्टैंडर्ड क्लियर कर पाएंगे, राइट। डोंट एक्सपेक्ट कि सब बहुत इजी इजी आने वाला है, ठीक है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिफिकल्ट थिंग्स, ताकि इजी विल बिकम इजी फॉर यू, राइट, मेक सेंस। तो यू शुड बी रेडी टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट पोर्शन एज वेल। आप अपने माइंड को डेवलप भी तो करोगे ना, ऐसे थोड़ा जितना सीखा हुआ सिर्फ उसी में आप इंक्रीज करते रहो। आपकी माइंड की बहुत कैपेसिटी है। जब हम पढ़ाई किया करते तो हमारी इतनी सारी बुक्स हुआ करती, तो हमें डर लगता था कि ये सब बुक्स हम कैसे पढ़ पाएंगे। पढ़ना तो चलो छोड़ो, नॉवल थोड़े कि सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है, इनको रिटेन भी करना है, उनमें से पॉइंट्स निकाल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। तो इतना सारा कैसे हो पाएगा सिर्फ एक माइंड से। तो बाद में भी रियलाइज आवर माइंड हैज लॉट ऑफ कैपेसिटीज, ठीक है। बच्चे आईएएस भी तो तैयारी करते हैं ना, तो वो भी तो सब कुछ अपने माइंड में रिटेन करते हैं। तो आप, मैं ये नहीं कह रही आईएएस जैसी तैयारी करो, लेकिन थोड़ा तो लेवल मेंटेन करो ना अपना, राइट। तो इसलिए रेडी फॉर दी डिफिकल्ट थिंग्स एज वेल इन योर लाइफ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नोट 1। आप सबसे पहले यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, जिससे हम पीबीटी कहते हैं। जैसे मैं पीबीटी कहती थी आपको जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल करते थे तब। फिर आप करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश and non-operating items. Adjustments for non-cash and non-operating, दो चीजें, ठीक है। आप घबराएंगे नहीं बच्चों, मैं आपको बहुत डिटेल में सब चीजें समझाने वाली हूँ। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, और बिल्कुल पेशेंस रखते हुए बस मैं जितना समझा रही हूँ उतना समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक साथ तो मैं पूरा कैश फ्लो समझाऊंगी नहीं, 15 दिन लगा के समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड पे बस जितना समझा रहे हो समझते रहो, कोई इफ एंड बट मत क्रिएट करो। आप जितना सोच पा रहे हो उससे लेवल हाई ही करेंगे हम, ठीक है। आप अपने माइंड में भी कोई क्वेश्चन क्रिएट मत करना, वरना फिर आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस मोमेंट पे नहीं दे सकती आपको। आप जब सीख जाएंगे तो मैं अपने आप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली दे दूंगी, ठीक है। और मुझे लगता है वो धीरे धीरे आपको आपको मिल ही जाएंगे आंसर्स। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे तो नोट इट डाउन, ठीक है। नोट इट डाउन बच्चों। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, आप इस प्रॉफिट में से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर दीजिए। मतलब कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें लेस। जैसे आप बुक में देख पा रहे हो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, इसे ऐड कर दिया। Goodwill written off, it's a non-cash item and even non-operating as well, so it will be added back. Loss on sale of fixed asset, मैं एक एक चीज को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। लेस करेंगे
चलो कुछ चीजें लेस होंगी, कुछ चीजें ऐड होंगी। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडलेस करने के बाद वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपने यानी एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, फिर उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं, फिर कुछ चीजें लेस करते हैं। यहाँ एडलेस क्या होता है, करंट एसेट का घटना ऐड हो जाता है, करंट लायबिलिटीज का बढ़ना ऐड हो जाता है। मैम आप ये क्या करवा रहे हैं बच्चों में, समझाओ। आज सिर्फ मैं आपको थोड़ा फेमिलियर करवा रही हूँ, कल हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको नहीं करवाऊंगी, पहले आज आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 5 तक के इलस्ट्रेशंस यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस घर पे कंप्लीट करेंगे। कल मैं इस फॉर्मेट को लेके डिस्कशन करूंगी डिटेल। आज मैं सिर्फ आपको फेमिलियर करवा रही हूँ इस फॉर्मेट से, ताकि आज आप सुनेंगे तो कल उसको डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है, आप क्या करते हो, करंट एसेट का घटना ऐड कर देते हो। तो अगर करंट एसेट का घटना ऐड हो रहा है तो करंट लायबिलिटीज का बढ़ना भी ऐड हो जाएगा। अगर करंट एसेट का घटना ऐड हो रहा है तो करंट एसेट का बढ़ना क्या हो जाएगा, लेस लेस हो जाएगा। और अगर करंट लायबिलिटीज का बढ़ना ऐड है तो इसका घटना क्या हो जाएगा, लेस। तो ये चारों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट। ये भी तक ऑपरेटिंग ही चल रहा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें से हम इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे एंड विल गेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया बच्चों। तो मैंने क्या सिखाया आपको, एक तो सबसे पहला ये स्टेप होता है नंबर 1, ये निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 2 स्टेप होता है ये वाला, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग का काम करना। नंबर 3 होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को प्लस माइनस करना। नंबर 4 होता है इनकम टैक्स को पे करना। तो यानी मैं अपनी ऑपरेटिंग को इस 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। समझ रहे हो आप, ये बिल्कुल डिट्टो बुक का ही लिखा है मैंने एक तरह से आपका। ठीक है, बस ये थोड़ा सा क्या होता है कि खुद की लैंग्वेज में लिखा होता है ना तो इजी लगता है। आप इसे एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, फिर ये आप बुक में देख के पढ़ेंगे तो इतना डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, जैसे ड्राइविंग वाली बात है बच्चों, मैं को ये क्लच है, ये ऐसे ऐसे आप जो है स्टीयरिंग घुमाएंगे और ये आप ऐसे ऐसे फर्स्ट गियर सेकंड गियर आप सीख जाएंगे। जब तक आप खुद उसको ड्राइव नहीं करेंगे कार को तब तक आप नहीं सीखेंगे। इसी तरह से जब तक आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद अपने हाथों से लिखेंगे नहीं, आप नहीं सीख सकते। आप चाहे मुझे 10 दिन 20 दिन 50 दिन सुन लीजिए कि चैप्टर को लेके, unless and until you will practice yourself you won't understand the topic clearly. ठीक है, so what I'm doing, I'm dividing the operating activities under 4 parts. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, ये भी एक अच्छा खासा टाइम लेगा बच्चों समझने के लिए। फिर हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट करेंगे। फिर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का काम करना है आपको। फिर इनकम टैक्स पेड को माइनस करना। ठीक है, आपका ये ऑपरेटिंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे, ये वाला जो कॉलम है वो फाइनल आंसर लिखने के लिए। ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट यहाँ लिखते रहेंगे और इन सबका टोटल लेस यहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, मेक सेंस बच्चों।
चलिए अब कल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। पहले इसको समझेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। आप लेकिन घर पे पढ़ाई जरूर करेंगे, बार बार इसको रीड करेंगे। एक बार में नहीं समझा, दो बार में नहीं समझा, 3 बार, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है 2 बार में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय ऑल।